हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बिहार के प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में अ, बताऊंगा। तो दोस्तों, ये जो मतलब कि जो भारत का इतिहास है, वो भारत का इतिहास जो है उसमें जो आधुनिक प्राचीन इतिहास है, वो पूरा इतिहास बिहार का ही इतिहास है, यानी मगध का ही इतिहास है। और जो भारत का इतिहास जो है, ये भारत का प्राचीन इतिहास है। उसमें नंद है, नंदों का शासन है, मौर्य साम्राज्य का शासन है, तो और भी शासन है। ठीक है, तो यही इतिहास जो है भारत के इतिहास में गिना जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों, मैं शुरू करने से पहले आपसे अनुग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आप इसे वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों को ये इसका फ़ायदा हो। और ये जो वीडियो मैंने बनाया है, इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है आपके परीक्षाओं में आने वाले हैं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। तो देखिए, जैसे कि देख रहे हैं हम दोस्तों, कि पूरा पाषाण काल का समय 1 लाख ईस्वी पूर्व तक का था। ठीक है, 1 लाख से 40,000 ईस्वी पूर्व जो है मध्य पाषाण का काल का समय रहा। उसके बाद ये दो 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच नव पाषाण काल का शासन काल रहा। तो 1500 ईस्वी पूर्व से ईस्वी पूर्व में ही भारत में आर्यों का आगमन हुआ, और लोहे का उपयोग का आरंभ 1000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व के बीच में लोहे का आरंभ हो गया था, और आर्यों का बिहार में विस्तार हुआ। फिर छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिहार में जो 16 महाजनपदों में अंग, मगध और लिच्छवी बहुत महत्वपूर्ण महाजनपद थे। और लिच्छवी के बारे में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये विश्व के प्रथम लोकतंत्र यही यही था। ठीक है, और ये लिच्छवी जो है एक लिच्छवी जो है 8 जनपदों का समूह हुआ करता था। तो दोस्तों, उसके बाद है कि 544 ईस्वी पूर्व में यहाँ पर जैसे कि हिरण्य वंश के शासन देखते हैं कि 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व के बीच है। उसके बाद बिंबिसार का समय आता है। तो बिंबिसार का शासन काल जो है, हिरण्य वंश के प्रमुख राजा थे, शासक थे, और 544 से ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व का समय के बीच के इन्होंने शासन किया था बिहार पर। उसके बाद अजातशत्रु आया, उनका बिंबिसार का पुत्र जो अजातशत्रु आया। उसके बाद अजातशत्रु के बाद 492 अजातशत्रु के बाद ये उदयन भद्र है, उदय भद्र या इन्हें उदयन भी कहते हैं। तो इन्होंने मगध का जो राजधानी है, तो उसको पाटलिपुत्र में मतलब उसको राजधानी बनाया था, यानी कि पाटलिपुत्र की जो स्थापना किया था, जिसे पाटलिग्राम कहा जाता था, तो उदय भद्र ने ही किया था, उदयन ने ही किया था। और उसके बाद है शिशुनाग वंश के जो शासनकाल है 412 से 344 है। तो शिशुनाग वंश के जो शासक थे कालाशोक, उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से उठाकर वैशाली ले गए थे, और 383 ईस्वी पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। उसके बाद है दोस्तों कि 322 से 185 ईस्वी पूर्व जो है मौर्य साम्राज्य का शासन काल था। इसके पहले दोस्तों शिशुनाग के बाद नंद बिहार में नंदों का शासन था। तो नंद वंश थे। 322 ईस्वी पूर्व मतलब 320 तक है, तो 320 ईस्वी पूर्व तक नंद का शासन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर मौर्य साम्राज्य के स्थापना किया था। वो जो इनको चंद्रगुप्त को जो सहायता कर रहे थे चाणक्य, तो उनकी ही मदद से किया था इन्होंने। अब अशोक सम्राट का शासनकाल जो है, वो 298 ईस्वी पूर्व से 272 है। तो ये जो अशोक सम्राट हैं, तो ये अशोक महान के नाम से भी जाने जाते हैं। और 261 ईस्वी पूर्व में दोस्तों अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था, इसमें उन्होंने रक्त नीति का मतलब कि अपनाया था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने धम्म नीति को अपना लिया था। और 251 ईस्वी पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक ने पटना में, यानी कि उस समय का जो नाम था पाटलिपुत्र में, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। उसके बाद 185 ईस्वी पूर्व से 73 ईस्वी पूर्व जो है, 185 से 73 ईस्वी पूर्व का समय है, शुंग वंश का शासनकाल का समय है। और 185 ईस्वी पूर्व में हुआ था क्या घटना घटी थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने, जो शुंग वंश के प्रमुख राजा थे, उन्होंने ही
जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी, तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है। उसके 75 ईस्वी पूर्व में 75 ईस्वी पूर्व से 28 ईस्वी पूर्व जो है वसुदेव ने मगध में कण्व वंश की स्थापना की थी। तो कण्व वंश की स्थापना की थी, वसुदेव ने की थी कण्व वंश की स्थापना। उसके बाद ये उनका मतलब कण्व वंश का शासन काल है। फिर दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा अब राजनीति से हटकर धर्म पे आता हूँ मैं दोस्तों। तो 540 ईस्वी पूर्व में जो जैन धर्म है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था। वैशाली के बसाड़ गांव में हुआ था शायद। और बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो बुद्ध जैन धर्म से पहले उनका जन्म हुआ था। ठीक है। 483 ईस्वी पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई कुशीनारा में, देवरिया उत्तर प्रदेश में। और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था अजातशत्रु ने राजगृह में। उनकी मृत्यु हुई कुशीनारा में और अजातशत्रु ने राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। फिर दोस्तों 468 ईस्वी पूर्व में महावीर की मृत्यु हुई पावापुरी में। पावापुरी जो है बिहार के राजगीर में ही है, मतलब नालंदा डिस्ट्रिक्ट, वर्तमान में नालंदा डिस्ट्रिक्ट है। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ही पावापुरी है। देखिए दोस्तों 512 ईस्वी में अब क्या हुआ था। तो 512 ईस्वी पूर्व में ये जैन धर्म से ही है। तो यहाँ पर मैंने उल्लेख किया है कि जैन धर्म का जो द्वितीय जैन सभा था, द्वितीय जैन सभा जो है वल्लभी में गुजरात में हुआ था 298 ईस्वी पूर्व। मतलब कि जो प्रथम जैन सभा था वो काफ़ी लंबा समय चला था और वो ये हुआ था मगध में ही हुआ था। और ये 512 ईस्वी में दूसरा जैन सभा जो वल्लभी गुजरात में हुआ था। दूसरा ये दोस्तों यहाँ देखेंगे कि मिस टाइपिंग हो गया है, तो ठीक है। तो दूसरा जैन सभा जो वल्लभी गुजरात में हुआ था, जिसे 12 अंगों और 12 उपांगों का रचना हुआ था। तो दोस्तों जैन धर्म का मेन विस्तार यहाँ बिहार से ही है, लेकिन मैंने इसे शामिल कर लिया। ठीक है। तो 240 ईस्वी से 496 जो है गुप्त साम्राज्य का शासनकाल है। तो गुप्त साम्राज्य का शासनकाल है 240 से 496। उसके बाद है दोस्तों 320 से 335 से चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा। 320 से 335 जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा। उसके बाद गुप्त संवत की जो शुरुआत हुई 319 ईस्वी 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो क्षमा करें चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी 319 से 320 में। उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त आते हैं 335 से 375 उनका शासनकाल है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल है 5 साल एक बहुत कमज़ोर शासक थे। ठीक है। उसके 380 से 412 का जो ईस्वी का है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल रहा है। फिर जो फाहियान, भारत में फाहियान जो चीनी आती हैं फाहियान, उनका आगमन 399 हुआ था। 414 तक ये भारत में रहते। फिर कुमारगुप्त महेंद्रादित्य का शासन जो हुआ था 415 से 454। तो कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। तो नालंदा महाविहार जो अभी फिर से उसको शुरू किया गया है हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया, मतलब पहल किया गया। और जिसे अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे सम्मेलनों में से यूनिवर्सिटी को गठन करने में केंद्र सरकार ने बहुत सारी मदद किया है। तो ये नालंदा महाविहार है, जिसे अब नालंदा नव महाविहार के नाम से जाना जाता है। तो कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। और 455 से 467 में स्कंदगुप्त का शासन था। और 515 ईस्वी से 520 ईस्वी जो है चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। तो चीनी यात्रा सुंग यून है, तो उसने भारत की यात्रा की थी 515 से 520। ठीक है। और वेनसोंग कब आया था दोस्तों? तो वेनसोंग भारत में आया था और नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। तो 629 से 645 के बीच में ये इनका आगमन हुआ था। ठीक है। अब इसिंग भी चीनी यात्री ही है। इसिंग 670 ईस्वी पूर्व में आए थे और ये भी नालंदा विश्वविद्यालय ही आए थे। में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और बहुत सारी बौद्ध जो सामग्रियां थी उसको इकट्ठा करने का प्रयास किया था इन्होंने। देखिए दोस्तों कि 750 ईस्वी से 1120 ईस्वी का जो समय है
वो पाल वंश का शासनकाल है, यानी कि 750 में इसकी स्थापना हुई थी पाल वंश का। और ये पाल वंश है बंगाल से संबंधित है। तो दोस्तों चूँकि उस समय ये पूरा क्षेत्र जो है उत्तर भारत और पूर्वी भारत सब लगभग एक ही है। तो इस ये तो पाल वंश के शासन हुआ करता था। और पाल वंश जो बिहार के वर्तमान पूर्वी क्षेत्र है, तो उनका क्षेत्र बहुत बड़ा था पाल वंश पाल शासकों का। ठीक है, तो बाद मतलब धीरे धीरे बिहार जो है, बिहार पर दूसरे जो दूसरे वर्तमान के दूसरे राज्य में जो शासक हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर शासन किया है। तो इसलिए उनका भी वर्णन करना यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। तो पाल वंश का शासनकाल 750 से 1120 का है। दोस्तों देखिए, जैसे कि देखें 770 से 810 का जो धर्मपाल का शासन है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना किया था। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों भागलपुर में है, और भागलपुर जो है बिहार का हिस्सा है। तो पाल वंश बिहार से जुड़े हुए हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने, जो कि राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय को है, उसको उन्होंने दिया 200 गांव दान में दिए थे। ठीक है, 810 से 850 ईस्वी का जो समय है, वो देवपाल के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है उससे। और इसके अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था। इसने क्या अपनी राजधानी में बनाया था? मुंगेर को, जो बिहार का वर्तमान मुंगेर जिला है, तो वहाँ पर अपनी राजधानी बनाया था। और कन्नौज संघर्ष में भाग लिया था। तो दोस्तों देवपाल ने जो है कन्नौज संघर्ष में जो त्रिपक्षीय युद्ध हुए थे, ठीक है, प्रतिहार, देवपाल और राष्ट्रकूट के बीच में। तो इस युद्ध में देवपाल ने हिस्सा लिया था। और इसके बाद दोस्तों 1097 से 1147 ईस्वी जो मिथिला जो है उत्तर बिहार का क्षेत्र है, अभी भी मिथिला क्षेत्र है। और मिथिला में नन्यदेव का शासन काल रहा था। इसने कर्नाट वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों 1097 से 1147 ईस्वी का जो साल है के बीच का जो अवधि है, उसमें कर्नाट वंश की स्थापना हुई मिथिला में। और कर्नाट वंश की स्थापना हुई और नन्यदेव का शासन काल था। ठीक है, 1378 में कर्नाट वंश का पूर्ण रूप से अंत हो गया था। पूर्ण रूप से अंत इनका कर्नाट वंश का हुआ, तो 1378 में कर्नाट वंश का पूर्ण रूप से अंत हुआ। फिर 1100, अब देखिए दोस्तों कि मध्यकाल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो 1198 में बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी बिहार की विजय अभियान संपन्न की। तो बख्तियार खिलजी जो है, इन्होंने ही बिहार में बहुत तबाही लाई और नालंदा महाविहार को इन्होंने ध्वस्त भी कर दिया था। ठीक है, तो 1203 से 3 से 4 जो है बख्तियार खिलजी ने नदिया बंगाल पर चढ़ाई की। और जो लक्ष्मण सेन की राजधानी थी नदिया, उस पर इन्होंने आक्रमण भी किया। ठीक है, देखिए दोस्तों कि 1297 ईस्वी में जो है अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर शेख मोहम्मद इस्माइल ने के नेतृत्व में दरभंगा के राजा शक्र सिंह पर असफल आक्रमण किया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दिया था शेख मोहम्मद इस्माइल को कि दरभंगा के राजा जो है शक्र सिंह, उस पर आक्रमण करो, लेकिन वो आक्रमण क्या रहा? असफल हो गया था। अब दोस्तों कि 1309 से 1315 गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल से वापसी पर उत्तर बिहार में कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह देव को पराजित किया था। जब वे बंगाल से वापस लौट रहे थे तो गयासुद्दीन, तो उन्होंने कर्नाट वंशी शासक उनको जो हरि सिंह देव थे, उनको पराजित किया था। ठीक है, 1660 में बिहार में पाल वंश का पतन हो गया था। उसके पश्चात जनजातीय राज्यों का उदय हुआ। यानी कि पाल शासकों के बाद जनजातीय राज्यों का उदय हुआ 1660 में, जिनमें चेरों का राज्य प्रमुख था। ठीक है, एक जनजातीय राज्य था, तो शासक थे चेर। तो 1660 में चेरों का राजा जो है, चेरो राजा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था 1660 में। और 1457 ईस्वी में ओंकार देव के नेतृत्व में भोजपुर के उज्जैन वंश ने, मतलब कि उज्जैन वंश ने भोजपुर का है, और इसका नेतृत्व ओंकार देव कर रहे थे,
ने पुनः भोजपुर पर अधिकार कर लिया एवं बिहटा को अपना केंद्र बनाया। तो उज्जैन वंश का है। तो कई शाखाएं बटे बाद में दोस्तों बिहार में। तो इन्होंने शासन किया है, छोटे छोटे हिस्सों पर किया है। फिर 1495 से 1496 जो है सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को हराकर दरिया खानुहानी जो 1496 से 1523 के बीच में इन्होंने किया है, अवधि है इनका रहा है। तो बिहार को में नियुक्त किए गए। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को हरा दिया और दरिया खानुहानी को बिहार में नियुक्त किया। उसके 1504 में सिकंदर लोदी ने मुंगेर के क्षेत्र को बिहार और बंगाल के बीच की सीमा रेखा निर्धारित कर दिया। सिकंदर लोदी ने ही मुंगेर को बिहार और बंगाल के बीच की सीमा रेखा के रूप में निर्धारित कर दिया था। ठीक है। 1532 में हुमायूं ने दौरा के युद्ध में अफगानों को पराजित कर बिहार के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। मतलब हुमायूं ने अफगानों को पराजित करके बिहार के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। ये अफगान, अब दोस्तों ये अफगान और कोई नहीं, शेर शाह के शासनकाल से में जो शासक थे उनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि 1536, तो 1536 में सुरजागढ़ की लड़ाई शेर शाह ने बंगाल की सेना मतलब शेर शाह ने की थी और बंगाल की सेना को पराजित करके पूर्वी भारत में अपनी स्थिति को मजबूत कर बंगाल पर अधिकार कर लिया था। तो ये शेर शाह 1536 से ही एक्टिव हो चुके थे और सुरजागढ़ की लड़ाई में इन्होंने बंगाल की सेना को पराजित किया था और अपने अधिकार बंगाल पर कर लिया था इन्होंने, शेर शाह ने। ठीक है। 26 जून 1539 को बक्सर के समीप चौसा के युद्ध में शेर शाह ने जो हुमायूं को हरा दिया था। यही था बक्सर का समीप चौसा का युद्ध हुआ था। तो शेर शाह ने हुमायूं को हराया था 26 जून 1539 को। और 1540 ईस्वी में बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में शेर शाह ने पुनः हुमायूं को पराजित किया था। तो दोस्तों यहीं से हुमायूं का पतन शुरू होता है और काफ़ी लंबे समय तक वे भटकते रहते हैं। तो 15 और शेर शाह जो है दिल्ली गद्दी पर अपना शासन शुरू करते हैं। तो 1540 में बिलग्राम या उसे कन्नौज का युद्ध कहते हैं में शेर शाह ने पुनः हुमायूं को पराजित कर दिया था। उसके बाद 1540 में ही शेर शाह ने हुमायूं को पराजित करके दिल्ली का सुल्तान बन गए थे। दिल्ली का सुल्तान शेर शाह कब बने थे? 1540 ईस्वी में। और 1545 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है। अब है कि दोस्तों उसके बाद है जो 1576 ईस्वी में अकबर ने सर्वप्रथम हाजीपुर के किले पर अधिकार किया था। यानी अकबर जो है अकबर ने सर्वप्रथम हाजीपुर के किले पर अधिकार किया था और राजमहल के युद्ध में दाऊद खां को पराजित किया था। तो अकबर दोस्तों हाजीपुर तक पहुंचे थे, बिहार तक आए थे। ठीक है। और इन्होंने हाजीपुर के किले पर अधिकार किया और राजमहल के युद्ध में दाऊद खां को पराजित किया। इस प्रकार बिहार में मुगलों का वर्चस्व स्थापित हो गया था। तो बिहार में मुगल वर्चस्व अकबर के समय से हुआ है दोस्तों। ठीक है। हुमायूं ने प्रयास किया था लेकिन वे हार गए थे शेर शाह से। उसके बाद है 1587 से 1594 जो है राजा मानसिंह बिहार का मुगल प्रांतपति बन गए। तो मानसिंह जो है ये अकबर के राज दरबार में थे। ठीक है। और ये इनको बनाया गया था बिहार का मुगल प्रांतपति राजा मानसिंह को 1587 से 1594 ईस्वी के बीच में। उसके बाद दोस्तों देखिए 1621 में शाहजादा परवेज जो है शाहजादा परवेज को जहांगीर ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। बिहार का सूबेदार शाहजादा परवेज को नियुक्त किया था जहांगीर ने 1621 में। 1532 में अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग को शाहजहां ने दोस्तों ये 1632 है। ठीक है। तो अब्दुल्ला खान बहादुर ने फिरोज जंग को शाहजहां ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। तो ठीक है। उसके बाद 1666 में गुरु गोविंद सिंह का पटना में जन्म हुआ था। 1666 में गुरु गोविंद सिंह का पटना में जन्म हुआ था। तो याद रखेंगे दोस्तों 1666 में गुरु गोविंद सिंह का पटना में जन्म हुआ था। और 1702 में शाहजादा अजीम को औरंगजेब ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। शाहजादा अजीम को औरंगजेब ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था और इसने
पटना को नया नाम दिया, वो था अजीमाबाद। तो शाहजहाँ अजीम के नाम पे ही पटना का नाम अजीमाबाद रखा गया और उन्होंने ही रखा था। तो ये घटना 1702 ईस्वी का है। फिर है 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध और सिराजुद्दौला इस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गया था। ठीक है। उसके बाद 21 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था, और बक्सर का युद्ध था बिहार में। और बंगाल के मीर कासिम, अवध के सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों से पराजित हो गए थे। ठीक है। और दोस्तों, तो ये जो दो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, 23 जून 1757 और 21 अक्टूबर 1764। इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूरा इलाहाबाद की संधि की थी और बंगाल का उनको पूरा बंगाल पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है। ये दो जो डेट है, जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ये हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो 1770 में बिहार में भीषण अकाल पड़ा था दोस्तों। 1770 में बिहार में भीषण अकाल पड़ा था। 1793 में बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी 1793 में। ठीक है। 1865 में पटना और गया अलग अलग जिला बन गया। तो पटना और गया को अलग जिला बनाया गया था 1865 में। तभी से पटना और गया जो है अलग अलग जिले के रूप में जाने जाते हैं। और अब वर्तमान में गया को ही काटकर जहानाबाद को अलग किया गया है और जहानाबाद को काटकर अरवल को अलग किया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से विभाजन होते रहा है। उसके बाद दोस्तों देखें कि 1866 में सारण को दो भागों में सारण और चंपारण जिलों में विभक्त कर दिया गया। यानी 1866 में सारण को भी बांट दिया गया और चंपारण को अलग किया गया और सारण को अलग किया गया। इसके बाद है 1869 ये गांधी जी का जन्म का वर्ष है। तो उस समय क्या हुआ था, तो पटना जिला के कुछ क्षेत्र को तिरहुत में मिला दिया गया था। ठीक है। उसके बाद है 1875 में जो तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा में बांटा गया था। तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा में बांट दिया गया था। और 1906 में राजेंद्र प्रसाद, देखिए दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति जो बने बाद में। तो राजेंद्र प्रसाद ने पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया था। ये प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया था। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन हुआ था। पहला बिहार प्रादेशिक सम्मेलन 1908 में हुआ था, 30 अप्रैल 1908 को। देखिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, 30 अप्रैल 1908 खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चांकी ने मुजफ्फरपुर में बम फेंक दिया था। ठीक है। और एक जज को वे मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गलती से उसमें 2 महिलाएं मारी गई थी। ठीक है। तो 1 अप्रैल 1912 को, तो 1 अप्रैल 1912 जो है बिहार एवं उड़ीसा जो है वो नवीन प्रांत बना। उसके बाद दोस्तों की 1913 में सचिंद्र नाथ सन्याल ने अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित किया था पटना में। तो 1913 में सचिंद्र नाथ सन्याल ने अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित किया था। वह 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो 16 में पटना हाई कोर्ट और 17 में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। 1822 से 1868 का साल था, वो बहावी आंदोलन का केंद्र बना था पटना। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना था। ये साल था 1822 से 1868 का। ठीक है। 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी ग्राम में देसी स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट के एक टुकड़े का विद्रोह हो गया था। तो 1857 में यहाँ पर एक जो रोहिणी नामक गांव है वहाँ देसी स्थल सेना ने 32वीं रेजिमेंट के टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया था देवघर में 12 जून 1857 को। वर्तमान में ये देवघर में है। और दोस्तों उसका देखिए 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। तो प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम में पटना में पीर अली ने नेतृत्व किए थे। पीर अली जो है एक किताब बेचते थे और पटना सिटी में इनका एक किताब का दुकान हुआ करता था।
दोस्तों देखिए 25 जुलाई 1857 को दानापुर की 7वीं 25 जुलाई 1857 को दानापुर की 7वीं 8वीं और 10वीं रेजिमेंट की कंपनी का ने विद्रोह कर दिया था। 26 जुलाई को 1857 को वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह हुआ था। ये 26 जुलाई 1857 को वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह हुए। जुलाई 1858 को अमर सिंह ने वीर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने शाहाबाद पर अपना अधिकार बनाए रखा और जगदीशपुर में एक समानांतर भारतीय सरकार की स्थापना की। तो जगदीशपुर में एक समानांतर भारतीय सरकार की स्थापना की जुलाई 1858 में। तो 1912 में दोस्तों देखिए कि क्या हुआ था, पटना के बांकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था 1912 में हुआ था। और उसके बाद 1922 में जो हुआ था वो गया में हुआ था। ठीक है, तो दो अधिवेशन कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, तो 1912 1922। ठीक है, तो पहला पटना में, दूसरा गया में। तो 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर में होम रूल लीग के स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। 16 दिसंबर 1916 को। 18 अप्रैल 1918 को श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार पटना आई थी। ठीक है, पटना आई थी और पटना कॉलेज के सामने उनके नाम पे वर्तमान में एनी बेसेंट रोड भी है। ठीक है, अब 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर पहली बार पटना आए थे। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी का पैर 1917 में 10 अप्रैल को पड़ा था। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था। और नवंबर 1920 में शाहाबाद के डुमराव में नशाबंदी आंदोलन शुरू हुए थे। तो नशाबंदी आंदोलन इसमें बिहार के वर्तमान में के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी तो नशाबंदी बंदी कर दी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 26 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन हुआ था। बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को हो गया था। उसी तरह बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 को ईस्वी को हुई थी। देखिए तेनुई गांव गया के दक्षिण में स्थित है। तो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था दिसंबर 1922 में। ये दूसरा है, ये दूसरा सम्मेलन है। 1912 में पहला हुआ था बांकीपुर में। ठीक है, और उसके बाद बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1923 को। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना 26 जनवरी 1923 को हुई थी। बिहार युवक संघ की स्थापना जो हुई थी 1928 में। और प्रथम नौजवान दिवस मनाने की घोषणा हुई थी 14 अप्रैल 1929 को। प्रथम नौजवान दिवस मनाने की घोषणा 14 अप्रैल 1929 को हुई थी। और 10 अगस्त 1929 को राजनीतिक पीड़ित दिवस बिहार में मनाया गया था। 10 अगस्त 1929 को राजनीतिक पीड़ित दिवस बिहार में मनाया गया था। 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू कर नखास पिंड जो पटना सिटी के मंगल तालाब से 2 मील पूर्व में है, तो नमक कानून तोड़ा गया था। तो नमक कानून तोड़ा गया था पटना में, मंगल तालाब से, जो पटना सिटी के में एक मंगल तालाब है, वहाँ से 2 मील पूर्व में। ठीक है, 16 अप्रैल 1930 को। फिर 15 जनवरी 1934 को उत्तर बिहार में भीषण भूकंप आया था। तो 34, देखिए दोस्तों, ये इस भूकंप को बहुत लोग आज भी याद करते हैं और जानते हैं। तो एक बहुत प्रमुख वर्ष है 15 जनवरी 1930 को, क्षमा करें, 15 जनवरी 1934 को उत्तर बिहार में भीषण भूकंप आया था। इसमें बहुत लाखों में लोग मारे गए थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नवंबर 1929 को स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार में प्रांतीय सभा का गठन हुआ। तो स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना हुआ था। ये हुआ था नवंबर 1929 में। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुर की अध्यक्षता में अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था। राम वृक्ष बेनीपुर की अध्यक्षता में अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था 20 दिसंबर 1937 को। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 26 दिसंबर 1938 को मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन पटना में संपन्न हुआ था। यानी मोहम्मद अली जिन्ना जो कि बिहार में आए थे और इन्होंने 26वां अधिवेशन संपन्न किया पटना में मुस्लिम लीग का। फिर है दोस्तों 5 फरवरी 1939 को मुस्लिम लीग दिवस मनाया गया था। मुस्लिम लीग दिवस 5 फरवरी 1939 को बिहार में मनाया गया था। 9 फरवरी 1939 को फिलिस्तीन दिवस मनाया गया था। 9 फरवरी 1939 को फिलिस्तीन दिवस मनाया गया था। उसके बाद बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 28 नवंबर 1940 को। 28 नवंबर 1940 को बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। अब दोस्तों देखें कि 11 अगस्त 1942 को पटना के सचिवालय पर झंडा फहराने के कारण 7 छात्रों को गोली लगी थी, जो मारे गए थे 11 अगस्त 1942 को। ठीक है, फिर 9 दिसंबर 1940 को है पटना के बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान के प्रथम अधिवेशन का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों ये मैंने बताया आपको बिहार में जो महत्वपूर्ण तिथियां थी उसके बारे में।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।